मैं राजस्थान से हूँ। 15 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। मेरे को इस तरह से ट्रीट करती थी कि जैसे मैं उस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। अपनी माँ की औरत के साथ में फिजिकल हुआ जैसे कि बहुत सी लेडीज़ की न्यूड पिक्चर्स उनके साथ में थी। आता तो तुम्हारे पास ही है ना, मारने दे, कहाँ कब तक मुंह मारेगा। सेक्स पावर की टैबलेट्स खा के ज़बरदस्ती सेक्स करना, बेल्टों से मारना। तहसीलदार का बेटा है, अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो मेरा हस्बैंड मेरे सामने अगर थोड़ा सा भी रोज आता था ना तो मैं पिघल जाती थी। पापा के साथ करना, और मेरा ससुर रेडी था, मतलब एग्जैक्टली उन्होंने रेप करने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कृष्णा शाह। स्वागत है आप सभी का शाह पॉडकास्ट शो में। तो आज हमारे बीच मौजूद है अनीशा बानू जी, जो आज हमें बताएंगी जो इस्लाम धर्म में औरतों के साथ जो बदतमीजियाँ होती है, जो बदसलूक होता है, वो सब कैसे होता है, आज हमें बताएंगी अनीशा बानू जी। आइए मिलते हैं और स्वागत करते हैं अनीशा बानू जी का। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो पहले तो आप छोटा सा इंट्रो दें अपने बारे में हमारे ऑडियंस को। मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा। मेरी शादी हुई नागौर डिस्ट्रिक्ट में, डेगाना, और मेरा मायका है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट नवलगढ़ में। अच्छा। और मेरी शादी हुई है 2012 19 मई को। अच्छा। जैसे हर लड़की का सपना होता है कि उसका हस्बैंड अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, सास ससुर अच्छे हो। तो मेरा भी बस ऐसा ही था। अच्छा। मुझे भी लगता था कि लाइफ बहुत इजी होती है। हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इकलौती बहू थी मैं उस घर की। अच्छा जी। तो बस मेरे को लग रहा था कि नहीं, सब कुछ बेटर चलेगा, हस्बैंड भी अच्छा है, सास ससुर अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन जब मैं शादी करके उस घर में गई, थोड़े टाइम में सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था, जैसे सबका होता है। तो आपकी एज क्या थी जब आपकी शादी हुई थी? 17 साल की। 17 साल में? अभी तो आप 18 प्लस भी नहीं होते, फिर भी इससे पहले शादी कर दी? 17 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। जी। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है उनका बिहेवियर क्या है, थोड़ा चेंज हो रहा था मेरे प्रति शादी के 2 साल बाद। अच्छा, पहले नहीं था ऐसा कुछ? पहले ऐसा नहीं था। और क्या है, मेरी जो सास थी वो मतलब मेरे पापा मम्मी ने जो मेरे को शादी में सामान दिया था, तो उसको लेके भी बहुत नुक्स निकालती थी। अच्छा। गाड़ी नहीं दी। तो मेरी शादी के 2 साल बाद मेरे पापा ने गाड़ी के 10 लाख रुपए भी उनको दिए। अच्छा। मेरी 4 नंदे हैं, वो मेरे को इस तरह से ट्रीट करती थी कि जैसे मैं उस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। अच्छा जी। हर चीज़ के ऑर्डर्स देना, ये करो वो करो, क्योंकि मेरा हस्बैंड कुछ बोलता नहीं था उनको। मेन एक लड़की जाती है अपने हस्बैंड के भरोसे पे जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कुछ नहीं बोलता था, ना अपने पेरेंट्स को ना अपनी बहनों को। बस ऐसे ही सब चल रहा था उनका। मेरे हस्बैंड का बिहेवियर दिन पर दिन चेंज हो रहा था। जब मुझे कुछ चीज़ों का उनके पता चला उनके फ़ोन से, अच्छा। कि बहुत सी लेडीज़ की न्यूड पिक्चर्स उनके साथ में थी। अच्छा जी। बहुत झगड़ा हुआ था मेरा उस दिन उनसे। तो मेरे से उन्होंने माफ़ी मांगी, रोने लगे, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। आज के टाइम में कोई भी लड़की नहीं होगी जो किसी इंसान को मौका देगी। मैंने उतनी बार उसको मौके दिए। एक हद तो उसने तब पार करी जब उसने अपनी माँ की औरत के साथ में फिज़िकल हुआ, अच्छा जी। जो हमारे पड़ोस में रहती थी। उनके वीडियोस मेरे हस्बैंड के फ़ोन में, उनके साथ में न्यूड फ़ोटोज़ वगैरह, मैंने वो वीडियोस अपने फ़ोन में लेके मेरे ससुर को भी सेंड करे और अपने पेरेंट्स को भी सेंड किए। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ का? मेरा ससुर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा कि अनीशा, इसको एक मौका दे, आगे से ये तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। मैं भी चुप हो गई अपने बच्चों के लिए कि बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा। अच्छा। मैं उसकी बहनों को भी उसकी हरकतों के बारे में बताती रहती थी, उसकी माँ को भी बताती थी। तो मेरी जो नंदे है वो ये कहती थी कि तहसीलदार का बेटा है, अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। सास का भी यही था, उनकी भी सोच ऐसी थी कि तुम कब तक इसके पीछे भागोगी, तुम्हें ये कमी तो किसी चीज़ की नहीं रख रहा, आखिर आता तो तुम्हारे पास ही है ना, मारने दे, कहाँ कब तक मुंह मारेगा। ऐसा थोड़ा ना होता कि कहीं मुंह मार रहे हैं फिर
एट द एंड अपनी वाइफ के पास ही जा रहे हैं, ये तो गलत है ना फिर। उनकी सोच ऐसी है ना, उनकी माँ की सोच ही ऐसी है। उनको खुद को, मेरी सास को पता है कि उनका खुद का हस्बैंड कैसा है। अच्छा जी, तो घर में क्या सारे ही ऐसे हैं उस घर में? उस घर का अगर रिकॉर्ड उठा के चेक करा जाए ना तो इतना गंदा है। लोगों की नज़र में तो ये है कि राव फैमिली काफ़ी बढ़िया है, बहुत जेन्युइन आदमी है, एजुकेटेड है, लेकिन रियल में अगर उनके पास रह के उनके बीच रहोगे ना तब तुम्हें उनकी सच्चाई पता चलेगी कि वो लोग कैसे हैं। अच्छा। मेरे ससुर 7 भाई है, जो बाकी 5 अहमदाबाद में रहते हैं, 2 डेगाना में रहते हैं। तो साथ रहते हो? नहीं, अलग अलग। अच्छा, अलग अलग रहते हैं। तो मेरे जो चाचा ससुर वगैरह है, ऐसा नहीं है कि मैं उस घर की अकेली विक्टिम हूँ। अच्छा। और भी बहुत सी लेडीज़ है जो आज भी सदमे में है कि उनके मतलब जो मेरे हस्बैंड के चाचा हैं उन्होंने उनको छोड़ा क्यों। मेरे हस्बैंड की 2 चाची थी जिनको छोड़ दिया गया था बिना किसी रीज़न के, वो भी धोखे से, क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ें है कि तलाक तलाक बोल दिया, वो रिश्ता वहीं पे ख़त्म। अच्छा, मतलब हमने अगर किसी को तलाक 3 बार बोल दिया तो वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाता वहीं है? ख़त्म हो जाता है। ये तो बहुत इजी तरीका बना दिया है कि किसी को भी ऐसे छोड़ना। हाँ, बिल्कुल इजी है। तो इसके सिर्फ जेंट्स के लिए। अच्छा। महिलाओं को इस्लाम में किसी तरह का कोई अधिकार दिया ही नहीं गया। वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस्लाम में औरत को आधा दिमाग की बताया गया। और मेरे ससुर को जब ये चीज़ें मैंने बताई तो भी उन्होंने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, बेटे को बस 2-4 सुना के चुप हो गए। मेरे जो चाचा ससुर है अहमदाबाद में, उनको पता चला कि हम दोनों का झगड़ा है। वो आए, बोला कि जो तुम्हारे बीच में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, मुझे बताओ। मैंने उनको बताया तो उनको पता चला कि मेरे हस्बैंड के बहुत अफेयर वगैरह है बाहर। तो मेरे चाचा ससुर उल्टा उनको समझाने की जगह वो मेरे साथ ही बदतमीज़ी करने लग गए। मैं अपने कमरे में काम कर रही थी, तब मेरे रूम में आ गए, मेरा हाथ वगैरह पकड़ने लगे। मतलब एग्जैक्टली उन्होंने रेप करने की कोशिश की। मैंने उनको कैसे भी धक्का दिया। मेरे हस्बैंड आ रहे थे घर पे मेडिकल से, तो आते ही मैंने उनको ये बोला कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। बोलते चाचा के साथ कंफर्ट होने में तुम्हारा क्या जाता है, हमारे घर में तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, मैं तो अपनी चाची के साथ भी ऐसे ही रहता हूँ। तो ये एनवायरनमेंट जो था ये पहले से ही ऐसा था या फिर आप जब गए हैं उसके 2 ऐसा साल? ही था। तो आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया? पेरेंट्स को बताया था। फिर एक हमारे इस्लाम में एक ही चीज़ होती है कि लड़की को ये कह के चुप करा दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे हैं, इनका फ्यूचर ख़राब होगा, आदमी सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरता नहीं है कभी। तो फिर आपने कोई उसको छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया कुछ? डिसीज़न मैंने इसलिए नहीं लिया कि देखो मैं हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे पापा इतने हाई फाई नहीं हैं, ठीक है। तो मेरे को हमेशा से यही सिखाया जाता था, और मैं हूँ भी बहुत इमोशनल। तो मेरा हस्बैंड मेरे सामने अगर थोड़ा सा भी रो जाता था ना तो मैं पिघल जाती थी। उस चीज़ का उसने बखूबी फ़ायदा उठाया था, क्योंकि उसको ये लगता था कि वो चाहे कहीं भी मुंह मारता रहे, मैं उसको कभी छोड़ूंगी नहीं। तो वो अपनी मर्ज़ी हमेशा करता रहता था। ना उसके पेरेंट्स उसको कुछ बोलते, ना बहनें कुछ बोलती थी, ना उसके कोई चाचा वगैरह उसको कुछ बोलते थे। जब झगड़ा होता था, सेक्स पावर की टैबलेट्स खा के ज़बरदस्ती सेक्स करना, बेल्टों से मारना, अत्याचार उसके इतने बढ़ते जा रहे थे। फिर भी मैंने अपने बच्चों की तरफ देख के उसको हर बार माफ़ किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कभी मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो। तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया? आपने कोई केस वेस करने की कोई सोची नहीं फिर? नहीं सोची। जब उसके चाचा ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी थी तब मैंने सोचा था कि मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूं। मैं जा रही थी तब मेरे ससुर ने बोला कि कंप्लेंट मत कर, आज के बाद ये कभी घर पे नहीं आएंगे। तो मैं भी अपने बच्चों को देख के रुक गई। मैं पुलिस एक तरीके से वो आपका सिर्फ फ़ायदा ही उठाया जा रहे थे हाँ, बस? फ़ायदा उठाया जा रहा था।
तो मैं रुक गई। फिर 2024 में 18 दिसंबर को उन्हीं का, मेरे चाचा ससुर का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के पास कि इरफान हम डेगाना आ रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम अपने चाचा को घर के बाहर ठहराओ, किसी होटल वगैरह में ठहराओ, तो घर पे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले कि नहीं, मेरा चाचा तो आएगा घर पे। वो वही चाचा था जिनने आपके साथ बदतमीजी करी थी? मैंने उनको बोला भाई मेरी बेटी है, कल को मेरी बेटी के साथ ही ये सब चीज़ें होंगी। बिल्कुल। वो इस चीज़ में बहस हम दोनों की बहुत ज़्यादा हो गई। उसने मेरे को मारपीट करी, फिर मेरे को घर से बाहर निकाल दिया तलाक तलाक बोल के। फिर मेरे ससुर क्या है, नायब तहसीलदार रह चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। उनको इज़्ज़त बहुत प्यारी थी। उनको लगा कि पड़ोस में सब देखेंगे इसको ऐसे रोते हुए, और घर में तो उसने मुझे लिया। लेकिन जब सुबह होती है तो मेरे हस्बैंड मेरे को ये कहते हैं कि मैंने गलती से तुझे तलाक दे दिया, तुझे अब पापा से निकाह करना पड़ेगा और उनके साथ में हलाला करना पड़ेगा। अच्छा, तो हलाला क्या होता है? क्या होता है हलाला में? हलाला तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन जब पता चला तो हलाला ये होता है कि अगर हस्बैंड 3 तलाक दे दे तो उसको, अगर वो उसके साथ रहना चाहती है दोबारा, तो उसको दूसरे किसी मर्द से शादी करनी पड़ेगी और उसके साथ में हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन बनाना होगा। मतलब एग्जैक्टली बोला जाए तो फिज़िकल रिलेशन। अच्छा जी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें पापा के साथ करना है, अपने ससुर के साथ? जी। और मेरा ससुर रेडी था कि बेटा इसने गलती से, अब गलती तो हुई है तो वो चीज़ें सही तो करनी पड़ेगी। अब बाहर करने से अच्छा है कि घर की बात घर में ही रह जाए। और मेरा ससुर तो निहायत ही बेशर्म है। उसको तो, उसकी काफ़ी बातें मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई थी कि पापा ऐसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैं बैठी रहती हूँ कमरे में तो कमरे में आके झांकते रहते हैं, मतलब बहाने ढूंढते हैं टच करने के। छोटी छोटी बच्चियों की वीडियोस निकालते हैं, महिलाओं की वीडियोस निकालते हैं घर में, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे वो ट्रैवल करने जाए, पापा ऐसी हरकतें करते हैं कि तुम मेरे पापा पे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। तो अभी तक आपने तलाक नहीं लिया उनसे, या तलाक हो चुका आपका? मेरे ये हिसाब से तो तलाक नहीं हुआ है, बाकी शरिया के हिसाब से तलाक हो चुका है। शरिया क्या होता है? शरिया जो इस्लाम में चलता है। अच्छा। 4 शादियाँ, ये जो तलाक तलाक बोल देना, ये सब शरिया का हिस्सा ही तो है। तो इस्लाम में तो बताया जाता है कि 3 शादियाँ, 4 शादियाँ कर लेते हैं। तो आपके हस्बैंड ने भी 4 शादियाँ करी, या फिर आप फर्स्ट वाइफ हैं उनकी? मैं फर्स्ट वाइफ हूँ, लेकिन अब उसने शादी कर ली है। अच्छा, कर लिया। तो अभी आपके बच्चे जो हैं वो आपके साथ रहते हैं या आपके हस्बैंड के साथ मेरे रहते हैं? हस्बैंड के साथ हैं, क्योंकि मैं गई थी मिलने अपने क्योंकि जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ घर पे आ गई थी तो उन्होंने मेरे बच्चों को मेरे साथ नहीं आने दिया। अच्छा। ना मुझे उनसे बात करने देते थे। थोड़े दिन हुई मेरी 5-10 दिन बात उनसे, तो मेरी बेटी रोती थी कि मम्मी कब आओगी। वो जब भी मुझसे बात करती थी ना तो उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई बैठा ही रहता था, तो वो मुझसे इशारों में बात करती थी कि मम्मी मेरे पास ये बैठा है। ज़्यादा देर बात नहीं करने देते थे मुझसे। मेरा बेटा भी मुझसे बात करता रहता था, मम्मी कब आएगी। छोटा है वो अभी, मेरे बिना सोता नहीं था। आज दूर है मुझसे, पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं। कोई खबर देने वाला भी नहीं है मुझे मेरे बच्चों की। ये है कि ये पता चला कि जब वो शादी करने जा रहा था मेरी बेटी बहुत रोई थी। मेरे बच्चे आज भी पूछते हैं कि हमारी मम्मी कहाँ है। ना उनको फ़ोन दिया जाता है, ना उनको घर से बाहर निकाला जाता है, घर में कैद करके रखते हैं। स्कूल भी जाते हैं तो उनको छोड़ के आते हैं, स्कूल से लेने जाते हैं। बाहर जाना बंद, किसी से बात करना बंद, सब कुछ एकदम कैद करके रखा हुआ है उनको। तो आपके जो हस्बैंड है उनका कोई दूसरा भाई भी है उनका कोई? नहीं, इकलौता है ना। अच्छा, वो इकलौते हैं, तभी इतना सर पे चढ़े हुए वो पूरे परिवार में। तभी सर पे चढ़ा हुआ है। कमाने का उसको ढंग नहीं है, बाप के पैसों पे उछलता है, क्योंकि बाप नायब तहसीलदार रह चुका है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो उसने बना रखी है, तो बस पैसों का घमंड बहुत ज़्यादा है ना उनको। मेरी तो कंप्लेंट तक दर्ज नहीं होने दी थी उन्होंने। जब अच्छा। मैं
राजस्थान में कंप्लेंट करने गई थी तो मुझे ये कह के निकाल दिया गया कि आपके समाज में, आपके इस्लाम में तो ये सब चीज़ें होती है, हम कौन सी धारा लगाएं उनके ऊपर, क्या कंप्लेंट लिखे आपकी। तो अभी तक आपने कोई कंप्लेंट नहीं करवाई उनकी? राजस्थान में कंप्लेंट होने ही नहीं दी मेरी। अच्छा जी। मेरे ससुर बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत रसूखदार है। और जब मैं डेगाना गई थी अपने बच्चों से मिलने तो मेरे को मेरे बच्चों से भी नहीं मिलने दिया गया। जब दरवाज़े बंद कर रखे थे, दरवाज़े तक नहीं खोले, 3 घंटे अपने बच्चों से मिलने के लिए बाहर खड़ी थी। जब पुलिस वाले को फ़ोन करा, वहाँ पे गई तो पुलिस वाला ये कह के निकाल देता है कि यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। मतलब आप पे प्रेशर बना रहे जबकि आपकी कोई गलती ही नहीं थी? बिल्कुल मेरे ऊपर ही प्रेशर बना रहे थे ना। तो इतना सब कुछ हुआ आपके साथ, कैसे संभाला आपने फिर इन सब चीज़ों को? ज़रूरी था संभालना। कंडीशन तो मेरी ऐसी हो रही थी कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, रात रात भर मेरे को नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि सब ख़त्म हो रहा है। फिर मैंने ये सोचा कि अब राजस्थान में तो मेरी कंप्लेंट कहीं से दर्ज ही नहीं होने देंगे, ना कुछ कर पाऊँगी मैं यहाँ पे। बहुत समझाने की कोशिश की मेरी फैमिलीज़ वालों ने उनको, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब अभी भी उन पे कोई सा भी एक्शन नहीं लगा? अभी भी आप नहीं, अब यहाँ से वुमेन सेल में भी मैंने केस करा था तो वुमेन सेल में भी वो आए थे। उस वक्त वुमेन सेल वालों को भी उन्होंने ख़रीद लिया था। और जब वुमेन सेल में वो आए थे, मेरे जेठ लगते हैं मोहम्मद शरीफ, मेरे हस्बैंड के कज़न हैं, तो वो मेरे को कहते हैं कि केस वापस ले ले वरना तुझे जान से मार देंगे। और हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब सिखाता कौन है इन सबको, ये सब चीज़ें करना? ये सब बचपन से यही सिखाया जाता है। इस्लाम धर्म में ये सब सिखाया जाता है? बिल्कुल सिखाया जाता है। मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है? क्या होता है मदरसों में? मदरसों में यही पढ़ाया जाता है, आतंकवादी सिखाया जाता है, कट्टरपंथी सिखाई जाती है, काफिरों को काफिर ही बताया जाता है कि वो तुम्हारे भाई नहीं हो सकते। अच्छा जी। मदरसों में मतलब ऐसा कि टेररिस्ट बनने की शिक्षा देती है एक तरीके से? बिल्कुल दी जाती है। आप कभी गए हैं मदरसा? मैं कभी नहीं गई मदरसा। तो क्या वहाँ पे लड़कियों को जाना अलाउड नहीं है? मदरसा में जाना अलाउड है, मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है। क्यों? शैतान का रूप बताया गया है महिला को। मतलब महिला को तो बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी इस्लाम धर्म में। यहाँ तक कि ये बोला गया है कि उनको कंपैरिजन किससे किया गया है, कुत्ते और गधे से, कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, अगर उसके सामने से कुत्ता या गधा निकल जाए तो उसकी नमाज टूट जाती है, और अगर कोई महिला भी निकल जाए तो भी नमाज टूट जाती है। तो आप सोचिए इस्लाम में महिला को क्या माना गया है। जो कहते हैं इस्लाम में महिलाओं को शहजादी माना गया, माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई जाती है, वो महिलाओं को इस कदर समझा जाता है। तो आपने क्या कुरान पढ़ रखी है पूरी? आपने कुरान पढ़ी? कुरान मैंने अरबी में पढ़ी है, उर्दू तो मैंने उनका क्या है हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा। अच्छा। तो अब जैसे ऐसे लोग लड़कियों के साथ हो रहा है ऐसा, तो वो इस चीज़ पे एक्शन क्यों ले रही कि वो इस्लाम धर्म में शादी ना करें? मारने की धमकी दी जाती है अगर वो एक्शन लेगी तो। इस्लाम के खिलाफ खड़े होना मतलब सर तन से जुदा होना। तो आपने कभी नहीं सोचा कि धर्म छोड़ देती हूँ, क्योंकि आपके साथ तो इतना ज़्यादा हो रखा है इस समय पे? धर्म छोड़ने से क्या होगा? धर्म छोड़ने से सब सही हो जाएगा क्या? फिर आपको तो मेरी जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो ये चीज़ें फेस करती है आए दिन, पर बोल नहीं पाती, उठ नहीं पाती, क्योंकि उनको डरा दिया जाता है ये चीज़ कह के कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही जाएंगी, कि जीते जी भी उनके लिए जहन्नम है और मरने के बाद भी उनके लिए जहन्नम है। उनके दिमाग में बचपन से ही भर दिया ये सब चीज़ें। तो इसलिए आप इस चीज़ के लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं वैसे? मैं तो हाँ, आवाज़ मैं उठा रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि इंडिया से तो ये शरिया ख़त्म कर देना चाहिए बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि शरिया के हिसाब से किसी भी महिला को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने शरिया सिर्फ आधा लागू कर रखा है कि सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए। 3 तलाक के लिए इनको शरिया चाहिए होता है, 4 शादियाँ करने के लिए इनको शरिया चाहिए, और हलाला करने के लिए इनको शरिया चाहिए।
पर इनको कोई पूछने वाला ये नहीं है कि आप शरिया पूरा लागू क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि शरिया के हिसाब से चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, रेप करने वाले को तब तक मारा जाता है कि जब तक वो मर ना जाए, और बुरी नज़र वाले की आंखें फोड़ दी जाती है, और तलाक देने वाले को कोड़े से मारा जाता है। मेरे हस्बैंड को कोड़े पड़े, क्या मेरे चाचा ससुर को तब तक मारा गया कि जब तक वो मर जाए, या मेरे ससुर की आंखें फोड़ी गई क्योंकि उसने मेरे पे बुरी नज़र डाली। हुआ उनके साथ ऐसा कुछ? ये सब कुरान में लिखा हुआ है वैसे? बिल्कुल लिखा है। तो फिर इस्लाम ये जो मुस्लिम होते हैं फिर ये चीज़ क्यों फॉलो नहीं करते? तो मैंने क्या बोला, ये शरिया सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए इन्होंने लागू कर रखा है, बाकी इंडिया में इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर इनको शरिया ही चलाना है तो ये शरिया पूरी तरह से लागू करें ना। जब चोरी करने की बात आती है, हलाल ये रेप करते हैं और करते, तब इनको संविधान क्यों याद आता है, तब संविधान की तरफ क्यों भागते हैं? फिर सज़ा भी शरिया के हिसाब से ले। तो अभी आपकी जैसी ये स्टोरी है, अभी जो आपके साथ सीन हुआ है, इसके बाद कुछ टाइम बाद आपके ये मुनावर राना के साथ भी कुछ ऐसा सीन हो उनकी बेटी के साथ, तो आपकी और दोनों की स्टोरी एकदम सेम ही है, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? मुनावर राना का क्या हुआ था? मुनव्वर राणा की जो बेटी हिबा राणा है, जिनका भी 3 तलाक हुआ रिसेंटली, अच्छा। तो उनकी सिस्टर है सुमैया राणा। जब 2019 में 3 तलाक बैन होने की बात आई तो सबसे ज़्यादा उछल वही रही थी कि हमारे इस्लाम है, इसमें किसी को अड़ंगा डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इस्लाम में जो है, हमारे शरिया में जो है वो सही है। जब सही था तो चुपचाप होके बैठ जाना था तलाक लेके। फिर क्यों मीडिया में आ रही हैं, क्यों उनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, क्यों संविधान की तरफ वो भागी है? क्योंकि उनको पता है कि ये गलत है। अच्छा, तो अभी आप जो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके साथ आपके साथ कोई जुड़ा है? अभी कौन कौन जुड़े हुए हैं आपके साथ? अभी तो जैसे एक्स मुस्लिम टीम है, अच्छा, जो जुड़ी है मेरे साथ, और मेरे जो एडवोकेट है नाज़िया इलाही खान। अच्छा, नाज़िया इलाही खान आपकी एडवोकेट है? जी। अच्छा, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैं तो यही उम्मीद करूँगी कि जितनी हो सके महिलाएं जागरूक हो, क्योंकि अब वक्त आ चुका है ये कट्टरवाद ख़त्म करने का और इनका जिहाद ख़त्म करने का, क्योंकि महिलाओं पे बहुत जुल्म कर लिया इन्होंने। बहुत जुल्म है वैसे इस्लाम धर्म में तो महिलाओं के साथ बहुत। तो अभी आप लोग एक मेरे ख्याल से मीटअप में गए थे आप लोग, शायद वहाँ पे दक्ष गुजर, सलीम वास्ते, तो वो किस चीज़ का मीटअप था, किस चीज़ के लिए गए थे आप लोग? वो शायद कृष्ण स्वामी थे, उनका बर्थडे था। अच्छा। हाँ, उनके बर्थडे पे गई थी मैं। तो फिर आप अब जब आपको इतना लगता है कि इस्लाम धर्म में इतना सब कुछ है, तो आप इसको छोड़ ही क्यों नहीं देते? रहने से और ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी छोड़ना तो सही रहेगा ना आपके लिए मेरे ख्याल से। छोड़ने से क्या हो जाएगा, इस्लाम में वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, हज़ारों महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। ज़रूरत है इस्लाम छोड़ के नहीं, उसी समाज में रह के, उसी इस्लाम में रह के चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। तो आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान मुस्लिम के पूर्वज हिंदू थे? आई थिंक बिल्कुल। क्या अल्लाह दिखते हैं? नहीं। तो ये किसने क्या देखा ऐसा है? मिथ है ये सिर्फ? हाँ, अल्लाह मिथ है? देखो मैं एक चीज़ कहूँगी, जैसे साईं बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक है। अब हम उनको अलग अलग चीज़ में देखते हैं, आप भगवान के रूप में देखते हो, हम अल्लाह के रूप में देखें। क्रिश्चियन जो होते हैं वो उनको ईसा मसीह के रूप में देखते हैं। सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन जिसने पूरी कायनात बनाई वो है तो एक ही ना। तो पर जैसे हर धर्म में उनका एक स्ट्रक्चर है, उनका एक स्ट्रक्चर है, पर अल्लाह का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं। क्यों? सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अच्छा। बट हाँ, ये चीज़ है कि कन्वर्टेड है सब। अच्छा, कन्वर्टेड ही है। क्योंकि इस्लाम धर्म जो है वो सऊदी का है, अच्छा। अरब कंट्री का है। तो इस्लाम धर्म में थूक डालने का रिवाज आता है कि खाने में थूक मिला देते हैं, तो ऐसा होता है क्या सही में? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि खाने में थूक मिला दिया जाता है। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। तो क्या कुरान जो है वो चाइल्ड सेक्स को बढ़ावा देता है? बिल्कुल। उसमें लिखी गई ये चीज़ें, बिल्कुल लिखी गई है। फिर भी लोग उसको फॉलो करते हैं।
तो हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आप मोहम्मद साहब को जानते होंगे तो उसमें जी। तो उनके बारे में कुछ बताइए कि मोहम्मद साहब कौन है, क्या है वो, उनके बारे में 2 बात बताएं। जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बताया गया है कि वो जितने भी मुस्लिम हैं वो उनके मतलब रसूल है, ये उनकी लास्ट उम्मत है। तो मुझे तो इतना ही उनके बारे में ज़्यादा कुछ इतना नहीं मालूम, लेकिन जिस हिसाब से कुरान में बताया गया है तो थोड़ा मुझे थोड़ा वो लगता है। तो अच्छा, तो आप हमारी ऑडियंस को क्या क्या बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए इस्लाम धर्म में? देखो, इस्लाम धर्म में रह के ही इस्लाम को ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा। इनकी कट्टरवादी सोच को ख़त्म करना है, इनके जिहाद को ख़त्म करना है। जो ये मोहम्मद के नाम पे जो गले काटते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा के फटते हैं, तो ज़रूरत है कि इनकी ये जो कट्टरवाद इन्होंने जो फैला रखा है उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो महिलाओं पे ये जुल्म करते हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। महिलाओं को बराबर का दर्जा क्यों नहीं देते? अब महिलाओं को अपने हक़ के लिए लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ये चीज़ें हम सहन कर रही हैं, पर एक वक्त ये आएगा कि हमारे बच्चों के साथ ये सब होगा, हमारी नस्लों के साथ ये होगा। तो ज़रूरत है उनको सबको ठीक करने की। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कैलेंडर हर तारीख को बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को बदलती है। सो बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है, समझने वाले समझ जाएगा शायद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज आप लोगों को इस्लाम धर्म की सच्चाई पता चली है कि इस्लाम धर्म में लड़कियों के साथ किस तरीके से बदतमीजियाँ होती हैं। मैं चाहता हूँ आप इस पॉडकास्ट को इतना शेयर करें ताकि आगे आने वाली जनरेशन इतनी ज़्यादा अवेयर हो जाए कि उनके साथ कोई ऐसी हरकतें ना हो पाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता के जाना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।